Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated 2nd October 2024 and the day is Wednesday. तो सबसे पहले 2 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो आज है गांधी जयंती। तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या आज सिर्फ गांधी जयंती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे भूतपूर्व बहुत ही प्यारे प्रधानमंत्री जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, उनकी 120वीं बर्थ एनिवर्सरी भी है। ठीक है, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था इन्होंने, और ये बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही प्रिय हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इन दोनों चीजों की आप लोगों को इकट्ठे हार्दिक शुभकामना। उसके अलावा मैं आपको न्यूज बता दूं कि आपको पता ही है कि हमारी जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने क्या बोला है कि पॉजिटिव सिग्नलिंग मिलिट्री टू वर्क ग्राउंड डिटेल आर्मी चीफ ऑन इंडिया चाइना। तो अब आर्मी चीफ ने क्या बोला कि इंडिया जो है वो और चाइना दोनों मिलकर ग्राउंड डिटेल पे बात कर रहा है ताकि एलएसी वाला सिचुएशन ठीक हो सके। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है जो बहुत समय से चलती आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि मिलिट्री वुड रिमेन फुल्ली ऑपरेशनल प्रिपेयर्ड टू फेस एनी कंटिजेंसी, क्योंकि 2020 में जो सिचुएशन आई थी वो वैसा अब वापस नहीं होगा, इसलिए अभी चीजें स्टेबल है पर मिलिट्री फुली ऑपरेशनल स्टेज में रहेगी। ठीक है, ऐसा हमारे आर्मी चीफ ने कहा है। दूसरी न्यूज जो है वो सेबी ने टाइटन कर दिया F&O रूल्स टू कर्व मार्केट स्पेक्यूलेशन, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो है जो प्रोजेक्टाइल इंटरस्प्रेट कर रहा है जेरूसलेम पे अटैक हुआ, तो उसको जो है वो जेरूसलेम कहाँ है? इजराइल में है। तो जेरूसलेम में उसको जो है वो बचाने की, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करा। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, चिंता नहीं करिए। दूसरी न्यूज ये है कि आपको मैंने एक बहुत ही अच्छी न्यूज बताई थी कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, बजट में भी बोला कि एक पोर्टल बनेगा इंटर्नशिप में, जिसमें 500 से ज्यादा कंपनियां जो है वो इंटर्नशिप देंगी स्टूडेंट्स को। तो ये क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो पार्टनरशिप में इंडियन इंक्लूसिव द गवर्नमेंट ने सेट है रोल करने के लिए 1 साल की इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें 21 से 24 साल के बच्चों को लिया जाएगा। टॉप 500 कंट्रीज जो कंपनी जो है इसमें इंटर्नशिप देंगी, और ये 12 अक्टूबर से पोर्टल खुलेगा। इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 10 पास करी हो और जिनके पास कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। अगर फुल टाइम जॉब है तो आपको फिर ये इंटर्नशिप में अप्लाई करने को नहीं मिलेगा। और उसके अलावा जो लोग आईटीआई या फिर कौशल केंद्र से हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल है। उसके अलावा जो फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें टैक्स पेयर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम, आईसर या फिर सीएमए से पढ़ाई की है, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट्स खुद में ही बहुत केपेबल है इनको जॉब और इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की, तो इनको अलग से हेल्प करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस से होगा, जिसमें एक बॉट होगा। बॉट क्या होता है? चैट बॉट होता है। बॉट क्या है? एक एआई का ही फॉर्म है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, बॉट एक ही चीज है। तो कंपनीज इनको स्क्रूटनाइज करेगी, फिर कंपनीज अपने हिसाब से सिलेक्ट करेगी। कोई बायस नहीं होगा जब इनको चूज किया जाएगा, और प्योर मेरिट पर इनको ये इंटर्नशिप मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी, इधर उधर दर दर की ठोकरे नहीं खाएंगे, और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो भी कम होगा, लोग फॉर्मलाइज होंगे। क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो तो फॉर्मल है, भले ही 1 साल के लिए कर रहे हो पर फॉर्मली कर रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब हम लोग डिटेल में अंदर देख चलिए, तो अब हम डिटेल में न्यूज को देखते हैं। पहली न्यूज आपके सामने ये है कि सेबी ने क्या कर दिया है? टाइटन कर दिया है F&O रूल्स को, ताकि मार्केट स्पेक्यूलेशन कम हो सके। देखो क्या होता है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको डिसवेड कर देता है रेगुलर हाइक्स टू कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो अपफ्रंट पेमेंट की बात की जा रही है। देखो सेबी, आपको मैंने कई बार सेबी के बारे में बताया। सेबी क्या है? सेबी हमारे मार्केट को देखता है, जो शेयर और इक्विटी का मार्केट है वो सेबी देखता है। सेबी जो है वो एक तरह से रेगुलेटर, जैसे आरबीआई बैंकिंग का रेगुलेशन करता है, तो सेबी जो है वो मनी मार्केट का रेगुलेशन करता है कि नहीं। मैंने आप लोगों को सब बताया था। क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। 1992 में एक्ट बना था, उससे आया है। क्या है? स्टेचुटरी बॉडी है। कई बार बताया मैंने, सेबी स्टेचुटरी बॉडी है। 1992 में एक्ट आता है, सेबी एक्ट, उसके थ्रू ये बनता है ना।
ठीक है। और सेबी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्ट से आया है, ये भी मैंने आपको बताया था। सेबी का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, हम लोग इन्वेस्टर्स है ना, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना इनका काम है। ओके, प्रोटेक्शन, ये आपको मैंने कई बार बताया, पर फिर भी चलो एक बार और बता ही देती हूँ। तो ये सारी कुछ चीजें वैसे तो बहुत बार बताया, तो अभी एकदम ब्रीफ में ही बताऊंगी आपको। सेबी के बारे में बता दिया, सेबी का स्ट्रक्चर है, इसे सब कुछ देखता है, सिक्योरिटी वगैरह। तो अब न्यूज ये है ना कि सेबी ने क्या किया है, सेबी ने क्या किया है कि ट्यूसडे को अपने जो नॉर्म्स होते हैं, कौन से नॉर्म्स, हाँ, कौन से नॉर्म्स, तो एफ एंड ओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये नॉर्म्स होती इक्विटी डेरिवेटिव है ये, ठीक है। ट्रेडिंग बाय रेजिंग द एंट्री बैरियर एंड मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू ट्रेड इन एफ एंड ओ, एंड द न्यू रूल्स विल कम। एंड देखो, नया इन्वेस्टर जब एफ एंड ओ में आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा घुसता है ना, तो रेगुलर हाइक्स और साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर इसको स्ट्रिक्ट कर देंगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को, और एंट्री बैरियर बढ़ा देंगे, एंट्री बैरियर क्या होता है, पैसे बढ़ाते हैं, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो ज्यादा इन्वेस्टर नहीं आएंगे। अगर ज्यादा इन्वेस्टर आते हैं ना, तो मार्केट स्पेक्यूलेशन बढ़ जाती है, और मार्केट स्पेक्यूलेशन बढ़ने की वजह से जो इंडेक्स का साइज है ना, वो भी घट जाता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो मार्केट रेगुलेटर ने अनाउंस किया है सेट ऑफ 6 मेजर्स विच इंक्लूड इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्ट साइज, बढ़ाएंगे इंडेक्स ऑप्शन ₹15 लाख फ्रॉम द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट साइज बिटवीन 5 से 10, अभी 5 से 10 लाख है, उसको 15 लाख कर देंगे। एंड रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बाय allowing each exchange to provide contact for only its benchmark index with weekly expiry। यानी कि क्या करेंगे, अब रैशनलाइज भी कर देंगे वीकली एक्सपेंड को, सिर्फ वीकली एक्सपायरी होगी इसकी, ठीक है। तो ये मूव अलाउ करेगा, गवर्नमेंट ने जो बजट में डिसीजन लिया था टू रेज द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन एफ एंड ओ ट्रेडिंग, जो कि एसआईटी से फ्यूचर में 0.0125% टू 0.05%। देखो, हमारे जो है ना, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, रिसीट चाहिए होता है। अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर अगर करे, तो गवर्नमेंट को रिसीट भी चाहिए ना, पैसे चाहिए भी तो खर्चा करने के लिए। तो जो रिसीट होता है ना, वो रिसीट वो कहाँ से लेती है, वो टैक्सेस से लेती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने बजट में बताया था 2024 में कि ये रेज करेंगे क्या, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी बोलते हैं इसको, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं इसको, हाइक करने की बात की गई थी। तो ये किससे हाइक करेंगे, एफ एंड ओ से हाइक करेंगे। एफ एंड ओ का क्या मतलब, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव, ये एक तरह का इक्विटी है, तो इससे वो लोग पैसा हाइक करने की बात करते हैं। और इससे इसको इसलिए भी करना जरूरी, क्योंकि ज्यादा लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, तो मार्केट स्पेक्यूलेट हो जाएगा, मार्केट जो है वो और ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, वॉलिटिलिटी हटानी है, ठीक है। इसलिए पेमेंट लोड को बढ़ा दिया गया, इंडेक्स के साइज को बढ़ा दिया गया, प्लस रैशनलाइज कर दिया गया कि वीकली एक्सपायरी कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी न्यूज आपको मैं बता दूं, कल आपको पता है हमारा करंट अफेयर सेशन शुरू हुआ है, सर ले रहे हैं। तो उसमें सर ने आप लोगों को कल बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि किस तरह से इजराइल जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। उसके पास आयरन डोम है, सिस्टम है, उसके पास जो है उससे वो इन जो भी मिसाइल इसके ऊपर आता है उसको इंटरसेप्ट करता है। और भी अलग अलग कंट्रीज है, किसी के पास पेट्रियट है, ये सारे क्या होते हैं ना, ये डिफेंस सिस्टम होते हैं, डिफेंस सिस्टम होते हैं, अपने आप को बचाने के सिस्टम्स होते हैं। तो आयरन डोम इजराइल के पास है, वैसे पेट्रियट है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सर ने एग्जाम्पल दिए थे आपको, तो आपको आपने देखा ही होगा। तो जो ये इजराइल है ना, उस पे ईरान जो है ना मिसाइल की वर्षा कर रहा था, तो इस पर इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू किया है, क्योंकि ईरान ने साल्वो, साल्वो का मतलब होता है बहुत लार्ज नंबर में बैलिस्टिक मिसाइल ईरान पे डाला, ठीक है। और ये क्यों डालते हैं, इनको पता है कि ईरान खुद इजराइल जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए केपेबल है, क्योंकि उसके पास आयरन डोम सिस्टम है। लेकिन फिर भी ये डालते हैं ना टू मेक अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिखाने के लिए कि देखो ये जो क्या बोलते हैं, हम लोग कोई कमजोर लोग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ही ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड सेड ईरान हैड लॉन्च टेंस ऑफ मिसाइल एट इजराइल एंड इफ इजराइल रिटेलिएटेड तेहरान रिस्पॉन्स वुड बी मोर क्रशिंग, और ज्यादा हम क्रशिंग करेंगे। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। इसी पे जो इंडियन एम्बेसी है ना तेल अवीव में, उसने इशू किया एक सिक्योरिटी एडवाइजरी टू इट्स नेशनल्स इन इजराइल, अपने इजरायली नेशनलिस्ट्स को कहा है जो वहां में इजराइल में रह रहे हैं अपने इंडियन लोग, कि देखो संभल के रहो, अभी होने वाली है बड़ी खतरनाक चीज।
ठीक है, तो ये वाली चीज के बारे में बात किया गया। तो इजरायली आर्मी से बचाने के लिए अपना इंडियन एम्बेसी भी तो एडवाइजरी जारी करेगा, और इजरायली आर्मी ने कहा है कि इजराइल एयर स्पेस क्लोज हो गया है अटैक्स की वजह से। पूरे इजराइल में कल अलार्म साउंड हो रहे थे, क्योंकि ईरान ने इस तरह से मिसाइल की वर्षा की, और ईरान ने बोला कि वापस रिटेलिएट करोगे तो हम और तुमको परेशान करेंगे। तो ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही हमारी बुक है, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो 6 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें तो प्लीज आप लोग हाई नंबर में जाएं। हमारी कोई बेनिफिट नहीं, आपकी ज्यादा बेनिफिट है। और इस तरह के टेस्ट की अपॉर्चुनिटी मतलब इतने नॉमिनल कॉस्ट पे तो कोई नहीं देगा। जाकर एक बार देख के आइए, एक फील लीजिए कि कैसा होता है। और ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन अगर आप पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन दे दीजिए। अगर आप इन टेस्ट को देते हैं ना, आपको रियलाइज होगा कि आप किधर हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और यहाँ जहाँ भी आप स्टैंड कर रहे हो ना, वो आपको मदद करेगा आपकी आगे की जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और मुझे पता है कि आप लोग खुद में बहुत समझदार है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अभी के लिए मैं आपको एक बार और बस याद दिला रही हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि आपको मैंने कल ही बताया था जब मैं न्यूज लिया था कि अगर बाढ़ आई है नेपाल में तो इंडिया पे इसका असर पड़ेगा पड़ेगा। अगर बागमती का नंबर बढ़ा, बागमती का जो है वो क्या बोलते हैं पानी बढ़ा है, तो इंडिया पे असर होगा ही होगा। तो उस असर को रोकने के लिए इंडिया पे बाढ़ आएगी आएगी और आई। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आती है, और सहरसा में 1184 लाख लोग जो है उससे अफेक्ट हो जाते हैं। 368 पंचायत और 16 डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो बाढ़ फैल रही है। स्टेट वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने बोला है कि 7 जगह जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे बाढ़ हो गई है। और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम और एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये दोनों को डिप्लॉय कर दिया गया। जब एनडीआरएफ वगैरह आए ना तो समझो स्थिति गंभीर है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखो ये जो रीजन है ना सहरसा का, ये रहा आपका, ब्लैक पेन से कर देती हूँ। हाँ, ये जो सहरसा का रीजन हुआ ना आपका, ये आपका है, ये वाला सहरसा सुपौल मधेपुरा, ये आपका कोसी वाला बेल्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर नेपाल में कुछ भी ऐसे स्थिति खराब हो रही है, इधर नेपाल है ना, यहाँ पे नेपाल है, तो अगर कोई भी स्थिति खराब हो रही है तो यहाँ से आपके यहाँ अगर बाढ़ आ रही है तो यहाँ भी आएगी ही आएगी। तो आप सहरसा देख सकते हो, ये रहा सहरसा, यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से बाढ़ आ गई है, कोसी का लेवल बढ़ गया। ठीक, अब कोसी तो आप जानते हो सौरो बिहार है, इसी के लिए इनफेमस ही है कि ये दुख लेकर आएगी। कोसी का आपको पता ओरिजिन हिमालय से होता है, हिमालय से होता है, और ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री नदी का क्या मतलब होता है? जब दो कंट्रीज में बाउंड्री बना रही हो। कौन सी 2 कंट्री से बाउंड्री बना रही है? नेपाल एंड इंडिया। और आपको पता ही है, और अगर कोसी का पानी बढ़ेगा तो वो बाढ़ तो लेके आएगा ही। कोसी कब बाढ़ नहीं लाता है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता ही होगा पर मैं दोबारा बता देती हूँ, रिवीजन मान लो। कोसी गंगा से मिलती है कुर्सेला कटिहार में। ठीक है, कुर्सेला कटिहार में 7 ट्रिब्यूटरीज है कोसी की, सुन कोसी, तमर कोसी, तम्र कोसी, दुध कोसी, अरुण कोसी, इंद्रवती। और एक जो 7th नंबर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 7वां कौन सा है। ये ट्रिब्यूटरीज है कोसी की, इसलिए इसको सप्त कोसी भी बोलते हैं। ठीक है, जब ये इनसे मिलती है तो उसको सप्त कोसी भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और ये क्योंकि हमारे बिहार में बाढ़ आई है, इतनी खतरनाक चीजें, तो जरूरी है। और इसी बहाने मैंने आपको थोड़ा मैप भी दिखा दिया, सुपौल मधेपुरा सहरसा कोसी वाला रीजन है। ठीक, यहीं पे बाढ़ आई है। नेक्स्ट न्यूज ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि देखो नीति आयोग जो है ना, देखो कोविड आया था 4 साल पहले, तो नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाओ ताकि फ्यूचर में ऐसा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या पैंडेमिक आए तो हम उससे लड़ सकें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इमरजेंसी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके अंदर एक न्यू एक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये एक्ट जो है वो पहले रिस्पॉन्स लेगा फर्स्ट 100 डे। अगर आउटब्रेक आता है कोई, मान लो किसी पैंडेमिक का, तो पहले 100 दिन में ही रिस्पॉन्स ले लेगा। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ना, ये फॉर्म हुआ है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन एंड लर्निंग एंड चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 को। ठीक है, इसको लेकर के ही ये कमेटी बनती है, और ये बोलता है कि ऐसा एक्ट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अब देखो क्यों ऐसा हुआ है ना कि कोविड-19 लास्ट पैंडेमिक नहीं होगा। आपको पता है हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्लैनेटरी प्रेशर पड़ रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो रहे हैं, लार्ज स्केल पे इन्फेक्शन हो रही है, तो जरूरी ये आखिरी पैंडेमिक तो नहीं होगा, ये तो सबको पता है, और बढ़ेंगे। तो अगर ये एक्ट बन जाता है PHEMA, दैट इज
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी स्पेशल पावर्स, जो कि हेल्प करेगा लोगों को मूवमेंट वगैरह रिस्ट्रिक्ट करने के। आपको बता दूं कोविड के टाइम क्या हुआ था, बहुत सारे प्रोविजंस लगाए थे, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रोविजंस लगे थे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस लगे थे, लेकिन ये लॉ अनसेटिस्फैक्ट्री है। क्यों? क्योंकि यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो ईडीए एक्ट है ना, वो बोल डिफाइन नहीं करता डेंजरस, इन्फेक्शियस और कंटेजियस और एपिडेमिक के बीच में। अब डिफाइन ही नहीं करता तो इंसान पता कैसे कर सकेगा कि क्या सीन है, ठीक? कोई प्रोविजन भी नहीं है कि अगर आ जाता है कोई ड्रग्स ये, तो कैसे क्वारंटीन किया जाएगा, प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या होंगे, मतलब एकदम अनक्लियर लॉज हैं। तो एनडीएमए में भी सेम वही है, ये डिजाइंड ही नहीं है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी देखने का। ये एपिडेमिक और पैंडेमिक्स के लिए उतना एप्ट ही नहीं था, ये सिर्फ फोकस करता था नेचुरल डिजास्टर्स पे, नाम ही है एनडीएमए। लेकिन क्या हुआ ना कि इस गैप को फिल करने की जरूरत पड़ी, तभी ये पीएचएमए एक्ट जो है वो फिर सामने बाहर निकल कर आता है। ये एक्ट जो है, ये नया लॉ जो है, ये क्या करेगा, एम्पावर करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि रिस्पॉन्ड करे सिर्फ पैंडेमिक को ही नहीं, अगर कोई और हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के वजह से, या बायो टेररिज्म भी आजकल बहुत चल रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसे प्रोविजंस होंगे ना जो हेल्प कराएंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट एम्पावर करेगा पब्लिक हेल्थ एजेंसीज को कि वो अर्जेंट एक्शन लें, और पब्लिक हेल्थ कैडर्स और नेशनल स्टेट लेवल दोनों पे ट्रेनिंग मिले लोगों को, ताकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने। ट्रेनिंग के बिना, फ्रेमवर्क के बिना, बिना किसी चीज के कोई एक्शन लिया कैसे जाएगा? ये एक्ट वो लूप होल और वो जो गैप है उसको फिल करेगा। इसमें क्या बोला गया है कि एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज भी बनाई जाएगी, जिसमें कुछ ऑफिशियल्स बैठेंगे, जो उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी होगा, और ये प्रिपेयर करेंगे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और प्रिपेयर्डनेस ड्यूरिंग पीस टाइम्स, ठीक है? देखो अभी तो पीस टाइम चल रहा है ना, अभी कुछ नहीं हो रहा, तो अभी बैठ के यही काम, अभी ये टाइम है कि बैठ करके पूरा रूल्स वूल्स बनाओ कि अगर कल को होता है तो क्या होगा। ये गाइड करेगा किसमें, गवर्नेंस, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्वेलेंस, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशंस और बाकी जो भी नेसेसरी फंक्शंस है उसके रिस्पॉन्स के लिए। ये जो ईजीओएस बनेगा ना, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, ये एसओपी डेवलप करेगा। जब भी कुछ होता है ना उसके लिए एसओपी डेवलप की जाती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पैंडेमिक के लिए एसओपी बनाएगा, और भी अगर कोई बायो टेररिज्म है वगैरह वगैरह। ये रिपोर्ट जो है वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस करता है डिजीज सर्वेलांस नेटवर्क के लिए। ये नोट करता है कि एपिडेमिक और पैंडेमिक जो कोविड-19 है, आप फिर आखिर के 5 साल में आए थे, ये वायरसेस से लिंक्ड थे बहुत सारे बैट स्पीसीज के। तो इससे क्या हो गया, अब हमको मॉनिटर करने की जरूरत है ह्यूमन और बैट के इंटरफेस को, कि ह्यूमन और बैट आपस में कैसे काम करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है ना। अभी से इस पर सर्च करेंगे तब तो पता चलेगा क्या सीन है। ये रिपोर्ट प्रपोज करता है क्रिएशन ऑफ नेशनल बायोसिक्योरिटी और बायोसेफ्टी नेटवर्क, जिसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे, अलग अलग लैब्स होंगी, अलग अलग प्रैक्टिसेस होंगी जो हमें बचा के रख सकती हैं, ठीक है? ये सारे कंपोनेंट साथ लाए जाएंगे हार्मोनाइज ऑटो पायलट मोड में, ठीक? ये रिपोर्ट ये भी रेकमेंड करती है कि इमरजेंसी वैक्सीन बैंक बनाओ, जिससे वैक्सीन इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी भेजा जा सके। तो ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है? ये, अरे भाई सेलेक्ट हो जा। हाँ, ये रहा। देखो, इमरजेंसी वैक्सीन बैंक की जरूरत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे। उसके अलावा ये जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग है ह्यूमन बैट इंटरफेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे। ऑफ कोर्स ईजीओएस ग्रुप तो है ही है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो भी चीजें आती है वो इंपॉर्टेंट है। एसओपी इंपॉर्टेंट है, एसओपी बनाने की जरूरत है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट, न्यूज पढ़ते हो ना तो ऐसे पढ़ो कि देखो इसमें सब कुछ आपके कवर हो जाए। अर्ली वार्निंग का भी नेटवर्क होगा। यहाँ पे क्या होगा, अर्ली वार्निंग होगी कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज पैंडेमिक बन सकती है तो उसके अर्ली वार्निंग। नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे जो कि प्रायोरिटी पैथोजेंस को देखेंगे, ठीक है? और इसमें क्या होगा ना, एक लिस्ट मेंटेन करती है डब्ल्यूएचओ, जिसमें वो प्रायोरिटी पैथोजेंस डालती है कि हाँ, ये कोई पैथोजन का क्या मतलब होता है, वो ऐसे माइक्रोब्स जो आपके बीमारी कॉज कर सकते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन में कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बताऊंगी जिसका मैं आपको समझा ना सकूं, ठीक है? ये मेरी अपने तरफ से कोशिश रहती है कि कोई भी टर्म ऐसे ही ना बोल दूं, आप समझ पाओ। तो पैथोजन का मतलब होता है ऐसा माइक्रोब जो कोई बीमारी कॉज करता है। तो पैथोजन की एक लिस्ट मेंटेन करता है डब्ल्यूएचओ, जो एडवांस में बता सकता है, तो हम उस पर अभी से काम करना शुरू कर दे, उसके लिए वैक्सीन बना के रख ले तो ये काम आएगा। एक इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर की भी बात की गई है कि इंडिया को एक वेल डेवलप्ड क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क चाहिए, कि अगर हम लोग कभी इस तरह का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आए तो इसलिए तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक रिस्पॉन्सिबल होगा
होगा रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट सेफ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जब भी जरूरत पड़ेगी। तो CDSO जो है अभी किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है CDSO। CDSO एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। उसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट सी इंटरेस्टिंग सी स्टडी बाहर निकल के आई है कि माउंट एवरेस्ट का अभी क्या हाइट है, 8,849 मीटर, और ये पिछले 89,000 ईयर्स में बढ़ा ही है, 15 से 50 मीटर हाइट में बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ा है, तो बोला जा रहा है कि आसपास की नदी और इसको इरोड कर रही है नीचे से। अगर ये पहाड़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो इसका एक बेस होगा ना, माउंट एवरेस्ट है तो इसका एक बेस होगा, ये बेस है, यहाँ बेस में कोई नदी भी बहती होगी, है कि नहीं। ब्लू कलर से दिखा देती हूँ, ये देखो, हाँ, नीचे एक नदी भी बह रही होगी, रिवर बह रही होगी। ये रिवर क्या कर रही है, इरोड कर रही है। इरोड क्या कर रही है, अपने साथ ये जो नीचे बेस है ना माउंट एवरेस्ट का, यहाँ से कुछ पत्थर, कुछ जो क्या बोल सकते हैं, रॉक, सॉइल अपने साथ लेके जाती है नदी, और ले जाके कोई प्लेन वाले एरिया में जाकर के डंप कर देती है। नदियों का यही काम है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका बहाव होता है, क्योंकि जब नदी ऊपर से यहीं से ग्लेशियर से निकल रही होगी, किसी ग्लेशियर से, तो इनका बहाव यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। तो क्योंकि इतना ज्यादा इनके अंदर एनर्जी होती है, तो अपने साथ रॉक सॉइल लेकर के जाते हैं। अब क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो बेस है माउंट एवरेस्ट का, ये बेस है, ये इरोड हो रहा है। इरोड हो रहा है यानी कि यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के जा रही हैं। ये क्या हो गया, इस वजह से ये खाली हो रहा है, और खाली होके ये ऊपर की तरह 1 इंच ऊपर बढ़ रहा है। ये देखो किस तरह से नीचे लेवल था, ये ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर क्यों बढ़ रहा है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसी आर्टिकल में दिया हुआ है कि कभी कोई बड़ी सी भारी सी शिप है, समझो वो समुद्र में जा रही, इसके अंदर बहुत सारा तुमने कार्गो लोड किया, भारी भारी एकदम 100 टन का, ठीक है, इतना इतना तुमने कार्गो लोड किया हुआ। जब इसको अनलोड करते हैं, जब बाहर निकालते हैं, तो ये क्या होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो ये नीचे अब दबेगा या ऊपर उठ जाएगा, ऑफ कोर्स ऊपर उठेगा। यही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। पूरा क्रक्स मैंने आपको इस डायग्राम में समझा दिया है। आई होप मैं समझा पाई हूँ आप लोग को जो मैं कहना चाह रही थी, ठीक है। तो ये वाली चीज हुई है, इसी को क्या कह रहे हैं, रिसेंट अपलिफ्टमेंट ऑफ चोमुलुंगा इनहांस बाय रिवर ड्रेनेज पायरेसी। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चोमुलुंगा क्या है भाई, तो ये माउंट एवरेस्ट ही है, कुछ नहीं। इसको वहां पे नेपाल वाले रीजन में यही बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है, तो कल को आगे एग्जाम में तो आपको पता रहेगा, ठीक। तो ये वाली चीज है, इसको आइसोस्टैटिक रिबाउंड बोलते हैं। इस प्रोसेस को जो मैंने समझाया आपको कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हाइट जो है वो राइज हो जाती है लैंड मास की, जब वेट जो है सरफेस से खत्म हो जाता है, और इससे क्या होता है कि ऊपर की लेयर फ्लोट करके ऊपर चली जाती है। जो नहीं मैंने एग्जांपल दिया आपको शिप वाला, वो अब यहाँ पे क्यों हो रहा है, अरुण नदी के वजह से हो रहा है। अरुण नदी आपको अभी मैं कोसी समझाई, इसीलिए समझाया मैंने कोसी की, इधर भी काम आ रहा था। अरुण रिवर जब मर्ज करता है ना कोसी से, तो ये रिजल्ट करता है नीचे का एरिया इरोड करने में, और इरोड करने के अलावा वजह से जो वेट है बेस का वो कम हो रहा है, तो वो ऊपर चला जा रहा है। इस वजह से जो हैवी लोड आइस वगैरह का इरोड होता है, तो अर्थ क्रस्ट स्लोली राइज करता है रिस्पॉन्स में। अभी देखा जाए तो 45 किलोमीटर जो बेस है अर्थ क्रस्ट का, सॉरी एवरेस्ट का, वो इरोड हो गया है, मर्ज हो गया गॉड से, तो इस वजह से ये बढ़ा है। तो इसी को आइसोस्टैटिक रिबाउंड बोल रहे हैं, जो 10% एवरेस्ट के अपलिफ्टमेंट रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा एक रिसर्च कह रही है, पर कुछ रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि अभी भी ये थोड़ा अनसर्टेन है, और इस पे रिसर्च करो, क्योंकि जो रिवर की डेटिंग है ना, वो अभी बहुत इम्पॉसिबल है पता करने की रिवर इतना बड़ा चेंज कर दे। तो और रिसर्च होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब एक बहुत ही प्राउड न्यूज है, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ female, I also feel very empowered after reading these kind of news कि एक फर्स्ट विमेन डॉक्टर हैं जो DGAFMS की क्या बनती हैं, कि डायरेक्टर जनरल बनती हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज जो है, उसकी पहली विमेन डॉक्टर जो है वो होल्ड कर रही है पोजीशन को, और ये बहुत ही ट्रिमेंडस ऑनर है एज अ फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन। ये अगर यहाँ पे बनेगी तो अपनी सीनियर्स की लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, और ये ऐसा पोजीशन है कि DGFMS का डायरेक्टर जनरल की, ये सारे के सारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आर्म फोर्सेस के अंदर आता है उसकी वो हेड हो जाएंगी, ठीक है। ये हेल्प करना चाहती हैं सोल्जर्स की इन होलिस्टिक हेल्थ केयर, और ये खुद एक बहुत ही बड़ी सर्जन है, ठीक है। इनका नाम क्या है, आरती सारन,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो है AFMC एक मेडिकल कॉलेज, काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज, वहाँ से इन्होंने MD की थी और ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी काम की हुई है और इन्होंने तीनों फोर्सेस में पोस्ट ली हुई है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सच बताऊं तो एक ही फोर्स में आपको मिल जाना पोजीशन बहुत डिफिकल्ट है, अगर सोचो तीनों में मिल जाए तो शी इज इंडीड अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। पर वो ब्रिलियंसी इनकी तब और ज्यादा अच्छे से दिखेगी जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, और इन्होंने क्या बोला, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है हेल्थ केयर ट्रेनिंग में। ये AFMC की एलुमनाई है और ये जो है इनोवेशन लेके आना चाहती है। जब भी कोई ऐसी बात करता है डिजिटाइजेशन, इनोवेशन, तो ऑलरेडी हमें लगता है कि हाँ ये तो इंसान कुछ करेगा, क्योंकि वो समय के साथ बढ़ के चल रहा है। अभी आपको पता है जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 चल रहा है, डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये फ्लैग ऑफिसर भी रही है, तीनों ब्रांचेस में ये काम कर चुकी हैं। ये लेफ्टिनेंट से कैप्टन से सर्जन वाइस एडमिरल सब बन चुके हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सब में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया जो है वो एक बहुत बड़ी नारी शक्ति का बोल सकते हैं आइकन बनती है ये। आप ये अपने आंसर्स में डाल सकते हो, शी इज आइकन फॉर द नारी शक्ति ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारी कुछ न्यूज थी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था, इसका आंसर है सारे के सारे, ठीक है। इंडियन मॉनसून जो है ना वो सबसे अफेक्ट होता है, एल नीनो, ला नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल और एनसो से भी अफेक्ट होता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा मैंने आपसे एक दिन पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मेरे से मिस आउट हो गया था, उसका आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट है, ठीक है। वेट अ मिनट, फर्स्ट अमेंडमेंट है आंसर, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट ने चेंज किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट की थी, तो वो आपका आंसर होगा, ओके। मैं आंसर बता देना, कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है तो मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि आपको बता दूं। तो ये थी आज की न्यूज। थैंक यू फॉर स्टडिंग एंड कीप रीडिंग। We'll meet in the next session. Thank you.